हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दर्जोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट और प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट। आज हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पेंडिंग मिस्टेक है, प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट होगा, यहाँ पे क्लासेस नहीं होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओबीसी। तो अदर बैकवर्ड कास्ट उन लोगों को कहते हैं जो सोशल और एजुकेशन के मामले में पीछे होते हैं सब लोगों से। तो ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते, लेकिन इन्हें भी आगे बढ़ने के लिए सरकार की खास मदद की जरूरत होती है। ओबीसी लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोसाइटल मतलब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसमें भी। तो जिसकी वजह से ये लोग बाकी लोगों की तरह इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता पढ़ने का, ये लोग भी पीछे रह जाते हैं बाकी लोगों की तरह, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तरह। तो दूसरा जो आता है, पढ़ाई का अच्छा मौका कम मिलता है इनको, नौकरी और रोजगार के मौके कम होते हैं इनके पास। कई बार सोशली मतलब ये सोसाइटी और सांस्कृतिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है इनको ये लोग मतलब इकोनॉमिकली ये लोग कमजोर भी होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी बनाया है। एनसीबीसी का काम क्या है, अब हम ये बता देते हैं आप लोगों को। तो एनसीबीसी का काम है कौन ओबीसी है उसका पहचान करना, ओबीसी का लिस्ट बनाना, सरकार को बताना कि ओबीसी का के लिए कौन कौन सा मतलब पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो ओबीसी तो ये सारा काम जो है एनसीबीसी का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बैरियर्स टू एजुकेशन फॉर ओबीसी। तो यहाँ पे बैरियर्स का मतलब पता कर लेते हैं। तो बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, मतलब जो पढ़ाई वगैरह के बीच में जो प्रॉब्लम्स होता है, रुकावट मतलब। तो जो बैरियर्स टू एजुकेशन है ओबीसी के लिए, क्या क्या एजुकेशन में रुकावट आते हैं, तो सोशियो एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, तो ये सोशली पैसों की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। नंबर 2 में लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स, तो अच्छे स्कूल आसानी से नहीं मिलते। लैक ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज, किताबें, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और दूसरी पढ़ाई का फैसिलिटी कम होती है। फोर्थ में आता है आप लोगों का कल्चरल एंड सोशल एक्सक्लूजन, समाज में भेदभाव या अलग बिहेवियर की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी सही से। नंबर 5 में है लैंग्वेज बैरियर्स, स्कूल का लैंग्वेज अलग होने की वजह से पढ़ाई समझने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 6 में है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स फॉर हायर एजुकेशन, कॉलेज का पढ़ाई के लिए पैसों की कमी होती है। नंबर 7 में है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज में ओबीसी लोगों का क्वांटिटी कम होता है, तो इनका पढ़ाई इस वजह से भी नहीं हो पाता है। तो 8 नंबर में है डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, इनका जाति या बैकवर्डनेस क्लासेस की वजह से भेदभाव किया। 9th में है लैक ऑफ रोल मॉडल एंड मेंटरशिप, सही गाइडेंस देने वाले टीचर्स या रोल मॉडल्स कम मिल पाते हैं इनको। एंड 10th में आप लोगों का लास्ट है इनएडिक्वेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी बनती तो है लेकिन कई जगह उनका सही से नहीं इस्तेमाल हो पाता है, इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट में है वेज ऑफ इरेडिकेशन ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ओबीसी इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब ओबीसी को एजुकेशनल बैकवर्डनेस से मतलब उनका जो एजुकेशन पढ़ाई वगैरह है ये सब चीज सुधारे कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट में स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो ओबीसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप और पैसे की मदद की जाएगी ताकि गरीबी की वजह से पढ़ाई ना छूटे। नंबर 2 है रिजर्वेशन एंड कोर्स, स्कूल कॉलेजेस और सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया जाए ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिले। नंबर 3 में है मेंटरशिप एंड कोचिंग, स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस और कोचिंग दी जाए ताकि वे एग्जाम और करियर में अच्छा कर सके। नंबर 4 में है इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल में सब बच्चों के साथ बराबर का बिहेवियर हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल में अच्छी बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, बिजली और इंटरनेट
का फैसिलिटी होना चाहिए। नंबर 6 में है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो स्टूडेंट को बताया जाए कि आगे क्या पढ़ना है और कौन सी जॉब या करियर चुनना है। 7 में डिजिटल लिटरेसी एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। ओबीसी स्टूडेंट को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन पढ़ाई का फैसिलिटी और ट्रेनिंग भी दिया जाए। 8 में आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सरकारी मतलब गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर देखे कि पॉलिसी जितना भी वो किया है ये सब चीज तो वो सही से चल रही है या नहीं, और जरूरत हो तो उनमें सुधार करे। ओबीसी स्टूडेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, कोचिंग, बराबर की पढ़ाई, अच्छे स्कूल, करियर गाइडेंस, डिजिटल एजुकेशन और सरकारी मॉनिटरिंग ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है ओबीसी के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है ये, ठीक है। तो फर्स्ट में फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 जैसे। तो इसका आर्टिकल 14 का मतलब है कि ओबीसी के साथ भी सबके जैसे मतलब जैसे सबके साथ बिहेवियर होता है तो वैसे भी सेम ओबीसी के साथ भी होना चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा है। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म या रेस के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में ओबीसी को भी गवर्नमेंट जॉब में बराबर मौका मिलेगा। एंड फंडामेंटल राइट्स का लास्ट आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि ओबीसी को भी बोलने का मौका मिलेगा और देश में कहीं भी आने जाने की आजादी होगी सबके तरह। तो यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के साथ। तो अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ है तो आर्टिकल 38 में दिया हुआ है सरकार ओबीसी के लिए काम करेगा, मतलब ओबीसी के लिए भी कुछ काम करेगा। आर्टिकल 39 में आता है कि एक जैसा काम, एक जैसे सैलरी और वर्कर्स का सेफ्टी करेगा, मतलब इक्वल वर्क रहेगा तो उसका इक्वल पेमेंट रहेगा। ये नहीं कि ओबीसी ज्यादा काम करा के कम पैसा देगा। तो जैसे सबके साथ होता है वैसे ओबीसी के साथ भी होगा। तो आर्टिकल 46 में दिया हुआ है गवर्नमेंट ओबीसी और दूसरे कमजोर कास्ट वगैरह हो गया, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो कमजोर कास्ट की पढ़ाई और उनका हेल्प के लिए पैसा देगा और उन पे ध्यान देगा। ठीक है, ये लास्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब स्पेशल प्रोविजंस में कुछ आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल 15(4) में है सरकार ओबीसी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है। आर्टिकल 15(5) में आता है सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ओबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। आर्टिकल 16(4) में आता है कि सरकार गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दे सकती है। आर्टिकल 16(4)(a) में आता है कि SC ST के लिए, मतलब जो SC ST हो गया आप लोगों का या ओबीसी हो गया, तो उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए अच्छा रिजर्वेशन दे सकती है, मतलब गवर्नमेंट उनको प्रमोशन का अच्छा रिजर्वेशन दे सकती है। अब आर्टिकल 340 में आता है कि सरकार एक स्पेशल कमीशन बना सकती है जो ओबीसी और दूसरा जो नीचे कास्ट की प्रॉब्लम्स को समझे और बताए कि उनकी पढ़ाई, नौकरी और लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल में आप लोगों का है कि इस आर्टिकल का मतलब है कि कुछ खास कानून बनाई जानी चाहिए ताकि उन कानून को आसानी से कोर्ट में कैंसिल ना किया जा सके। ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कोर्ट में आसानी से कैंसिल ना हो सके, कभी भी ना हो सके। अगर गवर्नमेंट गरीब और निचले लोगों को फायदे के लिए कोई खास कानून बनाती है और उसे 9th शेड्यूल में रखती है तो उस कानून को खास सेफ्टी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो इसका भी पढ़ लेते हैं हम लोग। EWS का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EWS भी कहते हैं। ठीक है, तो EWS क्या है? EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो जो वीक होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से होते हैं, SC ST या OBC में नहीं आते वो लोग, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी से होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो लोग गरीब होते हैं। तो 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए EWS कैटेगरी शुरू की। इसका मकसद था कि वो लोग को इकोनॉमिकली कमजोर, मतलब इकोनॉमिकली रूप से जो कमजोर होते हैं, तो वो लोग को जनरल कैटेगरी के लिए लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। तो
ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट तब मिलता है जब परिवार का मतलब एनुअल इनकम सरकार के जरिए तय किया गया होगा और लिमिट से मतलब तय किए गई लिमिट से कम होगा, ठीक है। फिर जमीन, घर और दूसरी प्रॉपर्टी भी सरकार के रूल के अंदर हो, यानी सिर्फ इनकम ही नहीं प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ बैरियर्स टू एडुकेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, क्या क्या बैरियर्स है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो फाइनेंशियल हर्डलेस है फर्स्ट पॉइंट में, तो पैसों की कमी की वजह से फीस, बुक्स और कोचिंग का खर्चा उठाना मुश्किल होता है। नंबर 2 में है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को गरीबी की वजह से पढ़ाई में कई प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। नंबर 3 में है इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टकमिंग्स, स्कूल में अच्छी बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, टॉयलेट और दूसरी फैसिलिटीज की कमी होती है। नंबर 4 में है क्वालिटी डिस्पैरिटीज, सब जगह एक जैसी अच्छी क्वालिटीज की एजुकेशन नहीं मिलती है। नंबर 5 में सोसाइटल स्टिग्मा, कई बार गरीब होने की वजह से लोग भेदभाव या मजाक करते हैं। नंबर 6 में एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, अच्छे स्कूल और कॉलेज घर से बहुत दूर होते हैं या वहां पहुंचना मुश्किल होता है, तो इसकी वजह से भी बहुत कोई मतलब नहीं पढ़ पाता है। तो 7 में है न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, अच्छा खाना और ना मिलने की वजह से हेल्थ और पढ़ाई दोनों में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। 8 में है लैंग्वेज बैरियर्स, स्कूल की लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। नंबर 9 में लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, घर या स्कूल में सही गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिल पाता। नंबर 10 में अवेयरनेस डेफिसिट, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कीम्स और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो नहीं ले पाते। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है वेज ऑफ इरेडिकेशन ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ईडब्ल्यूएस इन इंडिया। तो क्या क्या इसका है वेज, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 1 में आता है इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी और बराबर की पढ़ाई मिलनी चाहिए। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं, तो उन लोगों को भी बराबर का ही पढ़ाई मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में आता है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्कॉलरशिप। तो ये जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और पैसों की मदद दी जाए ताकि पढ़ाई आसानी से कर सके। टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा सके। टीचर ये 4th में आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, कंप्यूटर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइसेस और ऑनलाइन लर्निंग का यूज करके पढ़ाई को आसान बनाया जाए। नंबर 5 में आता है इंक्लूसिव करिकुलम डेवलपमेंट, ऐसा सिलेबस और टीचिंग मेथड हो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए भी आसान और यूजफुल हो, ठीक है। नंबर 6 में आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन। तो इसका मतलब है पेरेंट्स, टीचर, स्कूल और सोसाइटी मिलकर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करें। नंबर 7 में आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट और स्कूल समय समय पर चेक करे कि ये सारा जो फैसिलिटी है वो सही से मिल रहा है या नहीं, तो ये सारा भी जरूरी है। तो अब आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो ये भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि हर इंसान को बिना किसी पार्शियलिटी के बराबर मौका मिले, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि किसी के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से मतलब पार्शियलिटी नहीं होगा। जैसे अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। कोई ओबीसी से है तो उनके साथ भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। SC/ST के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हर इंसान को पढ़ाई में बराबर मौका मिलना चाहिए, नौकरी एम्प्लॉयमेंट में भी बराबर मौका मिलना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज का बराबर मिलना चाहिए मौका, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मेन क्या है? तो इसको फर्स्ट पॉइंट में आता है सोशल जस्टिस लाना, इक्वालिटी देना, फिर सबको साथ लेकर चलना, सबको मतलब साथ लेकर चलना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना। इसके लिए गवर्नमेंट कानून बनाता है कि रिजर्वेशन और स्पेशल पॉलिसीज लागू करती है, ठीक है। भेदभाव रोकने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाती है। इससे हर इंसान को अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने और ये सोसाइटी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो ये सारा भी जरूरी है क्योंकि वो लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज गवर्नमेंट का लागू किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैरियर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इन इंडिया। इसका फर्स्ट पॉइंट में आता है
सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, गरीबी और अमीरी का अंतर, मतलब जो पार्शियलिटी होने की वजह से सबको बराबर पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। नंबर 2 में है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। नंबर 3 में जेंडर इनइक्वालिटी, कई जगह गर्ल्स को लड़कों को ये बॉयज के बराबर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। 4th में है रीजनल डाइवर्सिटी, हर स्टेट और गांव में एजुकेशन का फैसिलिटी एक जैसी नहीं होती, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। 5 में है लैंग्वेज बैरियर, स्कूल का लैंग्वेज अलग होने की वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ाई समझने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 6 में लैक ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज, लैक ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन सर्विसेज, छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी एजुकेशन का फैसिलिटी हर जगह नहीं होती। 7 में लिमिटेड टीचर ट्रेनिंग, कई टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती जिसकी वजह से वो लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। 8 नंबर पे इनएडिक्वेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, बिजली और इंटरनेट की कमी होती है, तो जिसकी वजह से भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। 9 नंबर में हाई ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। गरीबी या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत से बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो जाता है। 10 नंबर में है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लोग एक तो इकोनॉमिकली वीकर रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो हर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है वेज टू अचीव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे वो लोग अचीव करें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 21 ये कहता है कि सबको एजुकेशन का राइट्स है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए। एज 6 to 14 के जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं तो वो लोग को एजुकेशन का राइट है, ठीक है, तो वो लोग को भी बराबर का मौका मिलेगा पढ़ने को और उनको भी पढ़ना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 6 से वही मैंने जो आप लोगों को बताया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। नंबर 3 में है सर्व शिक्षा अभियान, SSA, हर बच्चों को स्कूल तक पहुंचना और सबको पढ़ना, मतलब हर बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे और सबको बराबर पढ़ाई का मौका मिलेगा। नंबर 4 में मिड डे मील स्कीम, स्कूल में फ्री में दोपहर का खाना दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स रोज स्कूल आए और वहाँ पे पढ़े और फिजिकली और दोनों तरीके से हेल्दी रहे, ठीक है। नंबर 5 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9, 10 को बेहतर बनाना और ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, ठीक है। नंबर 6 में है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, गरीबी और जरूरतमंद स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। नंबर 7 में है रिजर्वेशन पॉलिसी, SC, ST, OBC, EWS जैसे लोगों को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाता है। 8 में है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, स्टूडेंट को कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन पढ़ाई का फैसिलिटी दी जाती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट पैसे भी देते हैं कि वो लोग मोबाइल वगैरह लिए ले अपने लिए। नेक्स्ट है नंबर 9 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020, सबको क्वालिटी एजुकेशन देना और एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाना, ठीक है, सबको मौका दे एजुकेशन को, ठीक है, और एजुकेशन को और अच्छा बनाना। और 10 नंबर पे है इंक्लूसिव एजुकेशन, हर स्टूडेंट्स को, हर बच्चे को बिना किसी पार्शियलिटी के एक साथ पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब 11 में है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो बड़े लोग पढ़ नहीं पाए उनके लिए पढ़ाई का फैसिलिटी वगैरह होना चाहिए, वो लोग को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। नंबर 12 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स को रोजगार के लिए जरूरी स्किल सिखाई जाती है, जैसे वोकेशनल एजुकेशन हो जाता है, सेविंग वगैरह आप लोगों का। अब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये मतलब इंसान का अलग अलग स्किल सिखाने हैं ताकि उन्हें आसानी से नौकरी या रोजगार मिल सके। और नंबर लास्ट 2 में है जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव, इसका मकसद है गर्ल्स और बॉयज को पढ़ाई और नौकरी में बराबर का मौका देना और जेंडर के नाम पर पार्शियलिटी खत्म करना। अब लास्ट है स्पेशल फोकस इनिशिएटिव, इसमें SC, ST, OBC, EWS, PWD गर्ल्स और मतलब जो और निचले जाते हैं उनके लिए खास पॉलिसी और मदद दी जाती है ताकि उन्हें भी बराबर एजुकेशन का मौका मिले, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को OBCS और EWS समझ आ गया होगा, तो हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।